हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन बाय केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए यहाँ पर दो चीज का बात किया गया है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और एक यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब या फिर आर क्यूब भी आप लोग लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रेडियस क्या सपोज करके चला हो। तो यहाँ पर ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, आप अपने अनुसार यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादातर हम लोग रेडियस को आर से ही डिफाइन करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर लेकर के चलेंगे। इससे पहले जो मैंने लॉस पढ़ाया था केपलर्स का तीनों नियम में, वहाँ पर हम लोगों ने ए लेकर चला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूला जो आपके लिए अभी यूज होने वाला है, हमको इस फार्मूले का यूज करके हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए इसी के लिए हम लोग को तो वर्क करना है अभी, है ना। चलिए दो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। जिनको याद नहीं है वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे रफ करता हूँ। चलिए, तो जब न्यूटन का पहला नियम क्या था कि सन जो होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से, यहाँ पर प्लैनेट है, ये सन है आपका, यहाँ पर प्लैनेट है। प्लैनेट क्या करेगा आपका, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है। पहला न्यूटन केपलर्स लॉ का पहला केपलर्स लॉ जो था आपका, वो सन क्या बताया गया था कि सन जो होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके प्लैनेट के अराउंड में मूव करे, सॉरी प्लैनेट जो होगा सन के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में वो मूव करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिटल एक सर्कल लिया गया है। सर्कल में क्या है आपका कि यहाँ पर सन है, सन के अराउंड में आपका प्लैनेट जो होगा वो क्या करेगा, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन का हम लोग मास ले लिए वो हम लोग कैपिटल M ले लिए, और यहाँ पर हम लोग जो प्लैनेट का मास है वो हम लोग स्मॉल m ले लिए हैं, ठीक है। और ये इस एक्सिस में ये मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर आगे आप लोग को समझाएंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में हम लोग लिखते भी चलेंगे। चलिए यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। वी सपोज दैट प्लैनेट revolves around the sun in a circular orbit, ठीक है। ऑर्बिटल कर सकते हैं आप लोग, सर्कुलर ऑर्बिट, क्या सर्कुलर ऑर्बिट। वी सपोज दैट प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन आ सर्कुलर ऑर्बिट। प्लैनेट जो होगा वो क्या करेगा, आपका सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। जब प्लैनेट जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा किसके अराउंड, सन के अराउंड, तब हम लोग F का फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। हम लोग यहाँ पर समझेंगे m क्या है और आपका v क्या है, r क्या है, इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। और देखिए अब इसका निकालेंगे v का वैल्यू, तो v का क्या हो जाता है 2 पाई r बाय t। सर्कुलर ऑर्बिट है इसलिए क्या होगा, हम लोग यूज करेंगे 2 पाई r, और टाइम पीरियड से क्या ले लेंगे, t लेख से हम लोग सपोज करेंगे। मान लीजिए ऑर्बिट जो होगा, ऑर्बिट वो मूव करने में कुछ तो समय लगेगा ना, वो t हम लोग टाइम सपोज कर लिए, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं v नाउ, या फिर वेयर करके आप लोग लिख सकते हो साइड में, या फिर साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। वेयर यहां पर स्मॉल m और सॉरी कैपिटल M और स्मॉल m क्या होगा, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन एंड द प्लैनेट ठीक है।
यहाँ पर कैपिटल एम और यहाँ पर स्मॉल एम। तो कैपिटल एम क्या है, सन के मास को फाइंड कर रहा है, और यहाँ पर जो होगा वो प्लैनेट का, स्मॉल एम जो होगा वो प्लैनेट के मास को फाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ से आर जो होगा, आर क्या होगा आप लोग साथ में लिखते चलोगे, ठीक है। आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से उसका डिस्टेंस है किसका, प्लैनेट का। देखिए यहाँ पर सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आर। आर से हम लोग इसको फाइंड किया। आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। हम लोगों ने इससे पहले ए का यूज किया था, यहाँ पर रेडियस ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, इसका डिस्टेंस जो हम लोग आर से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों इक्वेशन को याद करना है। इसके बाद देखिए अब समझ लेते हैं वी क्या है ना। वी क्या है, एफ क्या है, दोनों के बारे में भी लिखते हैं। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा, एफ जो होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको रफ में भी कर सकते हो या फिर वहाँ पर भी लिखोगे तो आप लोग अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर एक नोट्स के तौर पर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर इसका यूज हम लोग करेंगे। तो अब इस फिगर का ज़्यादातर काम नहीं है, इसको हम लोग रफ करते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है ना। आप लोग फिगर को सबसे पहले ड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ से V इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, इसलिए इसको हम लोगों साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट करते चलोगे ना तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब यहाँ पर देखिए v का वैल्यू जो हम लोग इससे पुट करेंगे, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m और यहाँ से r, ठीक है। अब v का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई r बाय टी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर है, ठीक है। बाकी अब यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से r का वैल्यू जो होगा वो कैंसिल होगा। यहाँ से m अब आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ से पाई का स्क्वायर, और यहाँ से ये r को हम लोग यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से r स्क्वायर से हम लोग r को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से m r बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है, बाय केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, इससे पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था बताया था, T प्रोपोर्शनल R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से इस हम लोग को हटाएंगे प्रोपोर्शनल टू के साइन को, तो यहाँ से T स्क्वायर, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग K मान के चल रहे हैं, ठीक है। R आपका क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इक्वेशन 2, 3 आप लोगों को याद करना है, याद रखना है। यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसको हम लोग भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग यूज करेंगे, अब देखिए टी का जो वैल्यू यहाँ से लाए हम लोग, टी का वैल्यू को हम लोग वहाँ पर अब पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग अब पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r बाय, यहाँ से k r क्यूब, यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो k r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इक्वेशन 3 और 2 का हम लोग यहाँ से काम खत्म है, इसको रफ करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ से r से क्यूब को खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा,
यहाँ से 4 पाई स्क्वायर m बाय के आर, ठीक है, के आर का यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा इसके बाद f इक्वल टू, यहाँ से तो r कैंसिल हो गया, 4 पाई स्क्वायर के बाय m बाय आर का, ठीक है। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लिए, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं किया गया है, यहाँ से दोनों को सेपरेट कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर बाय के और यहाँ से m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम लोग का 4 हो गया। अब आते हैं इसके आगे हम लोग, अब हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे, कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो होगा हम लोग, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, the surface of this force is gravitational pull of the sun so the factor 4 पाई स्क्वायर बाय के, ये जो फैक्टर होगा, ठीक है, मस्ट डिपेंड on the sum parameter of the sun, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग अब समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस सरफेस ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस सन सो दैट द फैक्टर 4 पाई आर स्क्वायर बाय के मस्ट डिपेंड ऑन द सम पैरामीटर्स ऑफ सन। ये जो आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट जो टर्म है, ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, सन के पैरामीटर पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके आगे, तो जब ये कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म जो है पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, तब क्या होगा, हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर बाय के प्रोपोर्शनल m हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग सपोज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर सपोज किया हुआ है, ठीक है। हम लोग कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं, जब उसका कांस्टेंट टर्म जो है सन के पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, तब हम लोग ऐसा सपोज कर सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर बाय के प्रोपोर्शनल m। प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं प्रोपोर्शनल टू के साइन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। पहला बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू के साइन को हम लोग अगर हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर बाय के, और यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे जी करेंगे, m आपका स्मॉल m, ठीक है। अब चलिए इसके आगे, यहाँ तक आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा, है ना। चलिए अब इस दो हम लोग फॉर्मूले को रहने देते हैं। वेयर, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि जी क्या है, m क्या है। वेयर g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपका क्या है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जी का वैल्यू पता चल गया हम लोग को, तो क्या होगा कि F इक्वल टू जी m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया था 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय के और इंटू में था आपका m आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका
हम लोगों ने इस 4 पाई, देखिए यहाँ से 4 पाई स्क्वायर बाई के की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट किया हुआ है, जी एम, ठीक है, जी एम पुट किया हुआ, और यहाँ से आपका एम और बाय आर स्क्वायर, तो हम लोग अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका प्रूव हो चुका है। दिस इज दी, आप लोग फाइनल आंसर लिख सकते हो, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये हो गया आपका केप्लर्स थर्ड लॉ से हम लोग चले थे और हम लोग क्या फाइनल प्रूव किए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड किए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर बाई के जगह पर हम लोग जी एम क्यों लिए थे। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोगों ने क्या यूज़ किया था कि 4 पाई स्क्वायर बाई के इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड किया, जी एम। जब इतना का वैल्यू हम लोग जी एम फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ से देखिए स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर होगा ना, तो स्मॉल एम यहाँ से एफ इक्वल टू जी एम, ये तो हो गया 4 पाई के का, 4 पाई स्क्वायर के का वैल्यू, और यहाँ से आपका एम बाई आर स्क्वायर ये रह गया, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो खत्म होता है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ को यूज़ करके हम लोग क्या ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया। जो बच्चे नए हैं मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।